भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। तुमसा रामटेक राष्ट्रीय राजमार्ग पर उसर्रा गांव के पास मोटरसाइकिल दुर्घटना में साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना शुक्रवार 27 मई की सुबह 4:30 बजे की बताई जा रही है। रामेश्वर गौतम, उम्र 50 वर्ष, झारिया तहसील, कटंगी, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश, ऐसा घायल मोटरसाइकिल चालक का नाम है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कटंगी तहसील के घायल रामेश्वर गौतम मोटरसाइकिल क्रमांक MH40 BL 0409 से नागपुर आए थे। नागपुर से काम खत्म कर अपने गांव लौटते समय उसर्रा गांव के पास पुल के आगे अधूरे रोड के मुरुम के टीले से फिसलकर यह हादसा हुआ, जिसमें उन्हें काफी चोटें आई। गनीमत ये रही कि गौतम ने हेलमेट पहना था, जिससे उसके सर पर मार नहीं लगा, जिसके बाद घायल को इलाज के लिए उप जिला अस्पताल तुमसा ले जाया गया। अधूरे सड़क कार्यों के कारण यह हमेशा दुर्घटनाएं हो रही है। 10 दिन पहले इसी घटना में एक युवक की मौत हो गई, तो वही रास्ते के अधूरे काम के कारण संबंधित विभाग की ओर से नजरअंदाज किए जाने पर ग्रामीणों ने रोष व्यक्त किया है। भंडारा में 100 साल से अधिक वर्ष पुराने पेड़ का हुआ कत्ल। श्री राम सेवा समिति एक्शन मोड में। पेड़ के कत्ल का कातिल कौन? आखिर क्यों नहीं लोगों को पर्यावरण की चिंता? क्या होगी इन दोषियों पर कार्रवाई? भंडारा में 24 मई 2022 को शास्त्री चौक में सुयोग नगर के पास का करीब 100 साल पुराना इमली का पेड़ नंबर 3/206 क्षेत्रफल 12 फुट, इसकी निर्मम हत्या करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पर्यावरण प्रेमियों द्वारा नाराजगी व्यक्त की जा रही है। साथ ही श्री राम सेवा समिति भंडारा की ओर से इसका निषेध किया जा रहा है तथा जल्द से जल्द दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। आज के दौर में जहां पर्यावरण को लेकर शासन प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं भंडारा जिले में पेड़ों की अवैध तरीके से काटने में ढिलाई बरती जा रही है। आंख मूंद बैठी प्रशासन को जगाने का काम पर्यावरण प्रेमियों की ओर से किया जा रहा है, लेकिन पेड़ काटना कम नहीं हो रहा है। ऐसे कई कत्ल भंडारा जिले के कई क्षेत्रों में किए जा रहे हैं। इन पर कार्रवाई न करने के कारण इनके हौसले और भी बुलंद होते जा रहे हैं। भंडारा शहर में वैसे भी पेड़ों को अत्यधिक कटाई की जा रही है, कुछ नगर परिषद की परमिशन के साथ तो कुछ बिना परमिशन के, जिसके चलते माझी वसुंधरा अभियान का सत्य सामने आता है, जहां पेड़ की कीमत करीब 15 से 20 लाख के ऊपर होती है और उसके द्वारा छोड़े गए ऑक्सीजन की कीमत अनमोल होती है। फिर भी कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पेड़ों का कत्ल किया जा रहा है। जब पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा और इसका जिम्मेदार कौन होगा, यह बता पाना मुश्किल होगा। श्री राम सेवा समिति भंडारा ने चेतावनी दी है कि पेड़ों के कत्ल के विषय को गंभीरता से लेते हुए दोषियों पर तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाए, अन्यथा वे किसी भी स्तर पर जाकर पर्यावरण के दोषियों के खिलाफ बहुत बड़े एक्शन ले सकती है, जिससे सामाजिक व्यवस्था बिगड़ सकती है, ऐसा उन्होंने इशारा दिया है। केंद्र सरकार के खिलाफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से रास्ता रोको आंदोलन। बढ़ती महंगाई और किसान की अनेक मांगों को लेकर किया आंदोलन। केंद्र सरकार के विरोध में जमकर की नारेबाजी। देश
देश में दिन ब दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और इस महंगाई की वजह से आम नागरिकों की कमर टूट चुकी है। केंद्र सरकार ने पहले पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए और फिर कम किए, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से देश में बेरोजगारी भी बढ़ी है। लोगों के हाथ में कोई काम नहीं है, कई काम बंद हो गए हैं। इसके अलावा भंडारा जिला एक धान उत्पादक जिला है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा किसानों के धान के बेहतर मूल्य और खरीदी केंद्र खोलने की मांग को लेकर तुमसर तहसील के खापा यहाँ रास्ता रोको आंदोलन आयोजित किया गया है। सर्वात मोठी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीची आहे। हे 25 तारखेला 25 मेला केंद्र सरकारने हे आदेश काढला एप्रिल 5 एप्रिल त्यामध्ये भंडारा जिल्ह्यामध्ये 59,000 किसानाचं रजिस्ट्रेशन झाला आणि 4,91,000 क्विंटलची खरेदीचे आदेश दिले। त्याप्रमाणे प्रत्येक शेतकऱ्याला 8.24 क्विंटलची खरेदी विकता येते धान। हे फार मोठा अन्याय आहे। 30 लाख क्विंटल धानची खरेदी झाली पाहिजे। मान्सून येत आहे, जरी केंद्र शासनाने हे GR बदलला नाही, राज्य शासनाची कुठेही चूक नाही, जरी कालच्या काल केंद्र शासनाने हे आदेश चेंज केला तो राज्य शासन खरेदीचे आदेश त्वरित देणार। सर्वात मोठा आमचा हे प्रश्न आहे। यासाठी माननीय आमदार राजू कारेमोरे यांच्या नेतृत्वात तुमसर मोहाडी विधानसभाचा हे आंदोलन आम्ही केलेलं आहे आणि पेट्रोल डिझेल बद्दल महंगाई बद्दल तो प्रत्येक दिवशी आम्ही लोकांना सांगतो की कोणत्या पद्धतीने देश चालला आहे। डिझेलचे दर पेट्रोलचे दर 70-75 रुपये वाढवायचे आणि 10 रुपये कमी करायचे, या पद्धतीचं धोरण आहे। आमचे खासदार नेते माननीय प्रफुल्ल पटेल साहेबांनी धानाची खरेदीबद्दल आम्हाला आदेश दिलेला आहे। प्रत्येक तालुक्यात याच्याबद्दल आंदोलन करा, शेतकऱ्याचं नुकसान झालं नाही पाहिजे, यासाठी आजचा रास्ता रोको आहे आणि केंद्र आमच्या नेत्याच्या नेतृत्वामध्ये आम्ही हे रास्ता रोको आणि SDO कार्यालयापर्यंत आमचा मोर्चा जाणार आहे आणि कोणत्याही परिस्थितीमध्ये जरी GR चेंज नाही झाला तो गावी गावी आणि तालुक्यात आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्यासाठी आंदोलन करणार। हेच याच्या आंदोलनाच्या मागेची भूमिका। साथ ही महिला राष्ट्रवादी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की, जिसमें सैकड़ों राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद थे। इसके साथ ही कोई बड़ी घटना ना हो, इसको देखते हुए तुमसर पुलिस विभाग का भी कड़ा बंदोबस्त देखने मिला। सन्माननीय जयंत साहेबांनी सांगितलं का केंद्र शासनाची भूमिका काय आहे आणि शेतकऱ्यावर केंद्र शासन कसा आपला अन्याय करत आहे। आपल्या संपूर्ण महाराष्ट्रात अंदाजे 75 ते 80 लाख क्विंटल धानाचे उत्पादन होणार आहे। फेब्रुवारी महिन्यात अंदाजे किती उत्पादन होईल याची राज्य शासनाने केंद्र शासनाला जाणीव करून दिली आणि 65 लाख क्विंटल धानाची खरेदीची परवानगी आम्हाला द्यावी अशी मागणी केली। परंतु भंडारा जिल्ह्याची जी परिस्थिती आहे त्यानुसार 25 ते 30 लाख क्विंटल धानाचे उत्पादन आपला होणार आहे आणि त्या मानाने प्रत्येक विधानसभामध्ये 8 ते 10 लाख क्विंटल हे धान खरेदी आपला राज्य शासनाने केल्या पाहिजे असं आमचं म्हणणं आहे। परंतु त्यानुसार प्रत्येक तालुक्यात फक्त 70,000 क्विंटल आपलं धान खरेदी होणार आहे आणि त्यानुसार बाकी उर्वरित 80% म्हणजे जसा आपला तुमसर आपला विधानसभेचा विचार केला तर इथे 1.5 लाख क्विंटल धान खरेदी होणार आहे आणि 1.5 लाख क्विंटल जर धान खरेदी झाला तर आपला 10 लाखापैकी 8.5 लाख क्विंटल शेतकऱ्यांना धान कुठे विकायचा। आज त्यांनी खुल्या बाजारात जर धान विकला तर त्याला 1,000 रुपयाच्या वर भाव मिळणार नाही। म्हणून ह्या सर्व गोष्टीची जाणीव ठेवून आणि भविष्यात होणाऱ्या अडचणी ह्या बघून केंद्र शासनाचे डोळे उघडावे म्हणून आम्ही येथे आपला रस्ता रोको आंदोलन केलेलं आहे। सुकमा जिले के नक्सल प्रभावित इलाकों में माहौल बदल रहा है और उस बदलते हुए माहौल की तस्वीरें सामने आई है। दरअसल कोबरा के अधिकारी एक ग्रामीण की शादी में पहुंचे और वहां स्थानीय डांस भी किया, जिसका वीडियो इंटरनेट मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है और प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट किया। जिले का नक्सल प्रभावित गाँव मीनपा जहाँ कैंप स्थापित है और वहाँ तैनात कोबरा 206 बटालियन के जवान इलाके में नक्सलियों की सुरक्षा के साथ साथ ग्रामीणों की भी मदद करते हैं। वहीं ग्रामीण भी कैंप आ रहे हैं और जवानों से दोस्ताना व्यवहार कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने कोबरा अधिकारियों को एक शादी में आमंत्रित किया, जिसके बाद कोबरा के अधिकारी सौरभ यादव व प्रशांत राय शादी में पहुंचे।
भंडारा तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम डोड माजरी टेकेपार में विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की मूर्ति की स्थापना को लेकर दो गुटों में मतभेद होने से इस विषय को प्रशासन की ओर ले जाया गया। दोनों गुटों के लोगों को प्रशासन ने समझाकर मूर्ति स्थापना करने का निर्णय लिया गया, लेकिन शुक्रवार को विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की मूर्ति को स्थापन किया जाने वाला था। अब अन्य गुट ने मूर्ति की दिशा को लेकर मतभेद शुरू हुआ, जिसकी जानकारी ग्रामीणों ने प्रशासन को दी, जिसके बाद डोड माजरी टेकेपार में महसूल पुलिस विभाग घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों गुटों को समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन बौद्ध समाज के नागरिकों ने इस विषय को लेकर आमरण उपोषण शुरू किया है तथा प्रशासन ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द हल निकालकर दोनों गुटों से बात कर मूर्ति स्थापना करने का बताया हुआ है। मी विनोद शामकुवर, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीचा एक सदस्य। आम्ही आजपासून या ठिकाणी आमरण उपोषण सुरू केलेलं आहे आणि ते आमचे आमरण उपोषण प्रशासनाने मजबूर करून, प्रशासनाच्या मजबुरीमुळे आम्ही या ठिकाणी उपोषणाला सगळे लोक बसलेले आहोत। आमचा बौद्ध समाज पूर्ण बसलेला आहे। येडीओकडे मीटिंग लागली। मीटिंगमध्ये ठरला की जो 8x8चा स्लॅब वर घातलेला होता त्याला 7x7 करा आणि मूर्तीची दिशा जी होती, बाबासाहेबाचा बोट हा दक्षिणेकडे होता असा सिद्ध झाला आणि सगळ्या लोकांनी त्या ठिकाणी मंजुरी दिली, सह्या केल्या। आज शासनाने दिलेल्या आदेशानुसार आज आम्ही या ठिकाणी मूर्ती मांडत होतो, त्यावेळी काही जातीवादी लोक, काही नाही पूर्ण जातीवादी लोक या ठिकाणी घेऊन आम्हाला अडथळा करत होते आणि अडथळा केल्यानंतर आम्ही प्रशासनाला कळवलं की प्रशासनाला सांगितलं की हे लोक अटकवून राहिले आणि तुम्ही दिलेल्या निर्देशानुसार आम्ही या ठिकाणी मूर्ती मांडत आहोत, परंतु प्रशासनही त्यांना साथ देत आहे आणि आज वारंवार मिटिंगासाठी आम्हाला प्रशासन बोलवत आहे आणि आज आम्ही असं ठरवलं सगळ्या बौद्ध समाजाच्या लोकांनी की आता आम्हाला प्रशासनाकडे जायचं नाही, प्रशासन आमच्याकडे येईल आणि मूर्ती मांडण्याचा आदेश आम्हाला देईल, तोपर्यंत आम्ही या ठिकाणाहून उठणार नाही। गोसेखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प के लाभ क्षेत्र में नागपुर, चंद्रपुर एवं भंडारा इन तीनों जिलों के चुने हुए 200 प्रगतिशील किसानों का अध्ययन दौरा गुरुवार 26 मई से शुरू हुआ। किसानों के दौरे को विदर्भ सिंचाई विकास महामंडल नागपुर के कार्यकारी संचालक राजेंद्र मोहिते के हस्ते हरी झंडी दिखाकर प्रारंभ किया गया। गोसेखुर्द प्रकल्प का अधिक से अधिक लाभ हो, इसलिए किसानों को योग्य मार्गदर्शन देने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत पश्चिम महाराष्ट्र की फसल पद्धति का अध्ययन करके लाभदायक फसल पद्धति को स्वीकार करने के लिए बुधवार 25 से 29 मई तक किसान समृद्धि अध्ययन दौरा का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर गोसेखुर्द प्रकल्प के मुख्य अभियंता आशीष देवगड़े, अधीक्षक अभियंता जगत टोले, कार्यकारी अभियंता किशोर दमा, सुहास मोरे एवं अन्य अभियंता उपस्थित थे। गोसेखुर्द प्रकल्प पूर्ण होते ही प्रकल्प के पानी का योग्य उपयोग करने एवं लाभार्थी किसानों की फसल पद्धति में बदलाव करके व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय उपज में उन्नति करने फसलों के अध्ययन का निर्णय लिया गया। गोसेखुर्द प्रकल्प के लाभधारकों को प्रकल्प के पानी का अधिक से अधिक लाभ लेने के दृष्टि से आगे बढ़ने का आह्वान गोसेखुर्द प्रकल्प के मुख्य अभियंता आशीष देवगड़े ने किया है। नगर परिषद भंडारा के मुख्य अधिकारी विनोद जाधव को सामान्य अस्पताल से चांदनी चौक तक की मुख्य सड़क की मरम्मत करने और कई समस्याओं के बारे में चर्चा कर निवेदन दिया गया। मुख्य अधिकारी विनोद जाधव ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही सड़क की मरम्मत कराई जाएगी। निवेदन देते समय जय शंभू नारायण ग्रुप भंडारा के गोवर्धन निनावे, कुणाल बोकड़े, राकेश खेड़कर, गौरव पारवे, नगर परिषद सभापति नितिन धकाते उपस्थित थे। शालेय जीवन में ही बच्चों को शैक्षणिक शिक्षा ग्रहण करते समय उद्यमशीलता के गुण हासिल करें, उत्ताक्षय के विचार जिलाधिकारी संदीप कदम ने व्यक्त किए। बुधवार 25 मई को जिलाधिकारी कार्यालय में जिलाधिकारी ने उद्योजकता, सूक्ष्म व्यवसाय, कौशल्य विकास और युवाओं के प्रशिक्षण देने के लिए राज्य स्तरीय उद्यमिता यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान वे बोल रहे थे। यह आयोजन महाराष्ट्र राज्य यूथ एंड फाउंडेशन द्वारा किया गया है। यह यात्रा 25 मई को भंडारा जिले में पहुंची। जिलाधिकारी
जिलाधिकारी कार्यालय में यात्रा का आगमन होने के बाद उप जिलाधिकारी श्रीमती मोरे ने यात्रा का स्वागत किया, जिसके बाद यह यात्रा जिलाधिकारी कार्यालय से जिला परिषद सभागृह या कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। यहां आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी संदीप कदम, उप जिलाधिकारी श्रीपति मोरे, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सचिन पांझड़े, सहायक आयुक्त जिला कौशल विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र भंडारा सुधाकर झलके, जिला समन्वयक सुहास बोंद्रे, प्रकल्प अधिकारी आदिवासी विकास विभाग नीरज मोरे, समन्वयक मनोज भोसले आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। इस उद्यमिता यात्रा के तहत 27 मई तक जिला परिषद सभागृह में प्रशिक्षण चलेगा। इस उपक्रम में युवकों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में सहभागी होने का आह्वान सहायक जिला कौशल विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र भंडारा सुधाकर झलके ने किया है। शादी की बात आई तो वाहनों की लंबी कतार, डीजे का कर्कश साउंड एवं शराब के नशे में बेसुध होकर नाच रहे युवक, यह दृश्य आंखों के सामने आ जाता है। आधुनिकता का दिखावा करने वाले लोगों ने पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित होकर पारंपरिक समारोह का स्वरूप ही बदल दिया है। आज की युवा पीढ़ी लगातार पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा एवं संस्कृति को भूलते जा रहे हैं एवं धन के प्रदर्शन से अपने आप को स्टेटस सिंबल दिखाने वाला मान रही है। ऐसे में देवरी तहसील के ग्राम कड़ीकसा निवासी आदिवासी युवक देवराज भागीराम कुमरे ने 25 मई बुधवार को आयोजित अपने विवाह समारोह में 20 बैलगाड़ियों से अपनी शादी की बारात निकालकर एक नई मिसाल पेश की है। इतना ही नहीं, बारात के सामने आदिवासी लोक नृत्य, लोक गीतों पर थिरक रहे युवाओं के पीछे बैलगाड़ियों से चल रही बारात में न केवल वधु पक्ष बल्कि आदिवासी क्षेत्र के सारे ग्रामीणों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। देवरी तहसील के कड़ीकसा निवासी आदिवासी युवक देवराज कुमरे का विवाह तहसील के ही ग्राम वांड्रा निवासी टीका बाली के साथ बुधवार को भव्यता के साथ संपन्न हुआ। दिनों दिन बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम को देखते हुए इस विवाह के लिए जाने वाली इस बारात में बाराती कार एवं बसों से नहीं बल्कि 20 बैलगाड़ियों में ठाठ से सवार होकर निकले। बारात गाँव में ही नहीं बल्कि आसपास के परिसर में भी कौतूहल का विषय बन गयी। रूढ़ी परंपरा एवं संस्कृति के अनुरूप देवराज का विवाह टीका बाली के साथ संपन्न हुआ। आदिवासी बहुल देवरी तहसील के निवासी देवराज कुमरे ने अपने विवाह में वाहन, डीजे आदि से परे रहकर 20 बैलगाड़ियों में अपनी बारात निकाली, जो 10 किलोमीटर का अंतर तय कर वधु के गांव पहुंची। आदिवासी रीति रिवाज एवं संस्कृति के अनुसार बारात में केवल आदिवासी लोकगीत ही प्रस्तुत किए गए, साथ ही लुप्त हो रही आदिवासी नृत्य संस्कृति के दर्शन भी हुए। तिरोड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम अर्जुन टोला में नव विवाहित 5 माह की गर्भवती महिला की फांसी के फंदे पर लटकने से मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने महिला के पति को गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर धारा 302 की कार्रवाई की गई है। पुलिस ने शॉर्ट पीएम रिपोर्ट और घटनास्थल के निरीक्षण के बाद पति के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है। आरोपी पति को शुक्रवार को वारासिवनी न्यायालय के समक्ष पेश किया। वहीं पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर 15 दिनों की जुडिशियल रिमांड भी मांगी है। ज्ञात रहे कि 25 मई 2022 को अर्जुन टोला में सीमा उर्फ निघत शेख की फांसी लगने से मौत हो गई थी। सीमा शनिचरे और सलीम शेख ने 2 वर्ष पूर्व प्रेम विवाह किया था। विवाह के कुछ साल में ही सीमा की फांसी लगाकर मौत होने से पूरा मामला संदिग्ध के तौर पर देखा है और इस मामले को लेकर कुछ धार्मिक संगठन निष्पक्ष जांच कराने की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रीय महामार्ग पर के राजेगांव MIDC परिसर में शाम 5 बजे के दौरान अज्ञात वाहन की टक्कर से अज्ञात व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार साकोली की ओर से भंडारा की ओर तेज गति से जा रहे अज्ञात वाहन ने सड़क किनारे से पैदल जा रहे व्यक्ति को जोरदार टक्कर दी, जिसमें उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। सूचना मिलते ही लाखनी के पुलिस निरीक्षक मिलिंद तायडे, सहायक पुलिस उप निरीक्षक देवीदास बागड़े, सिपाही संदीप वाघ ने घटनास्थल का दौरा किया। लोगों ने बताया मृतक व्यक्ति यह मानसिक रोगी था। वह परिसर में घूमता रहता था, लोगों से भोजन मांगकर खाता था। उसकी पहचान नहीं होने पर शव का पोस्टमार्टम करने के पश्चात पुलिस ने अंतिम संस्कार कर दिया। लाखनी पुलिस ने पुलिस पाटिल कार्तिक शेंडे की शिकायत पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। आगे की जाँच पुलिस निरीक्षक मिलिंद तायडे के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक नीलेश गोसावी कर रहे।
भंडारा शहर के साप्ताहिक बाजार में मोबाइल चोरों का एक गिरोह सक्रिय है। यह गिरोह हर रविवार लगने वाले साप्ताहिक बाजार में मोबाइल पर हाथ साफ करता है। सूत्रों के अनुसार बीते रविवार में करीब 10 से 15 मोबाइल फोन चोरी हो गए। रविवार के बाजार में विशेष रूप से नागरिकों की भीड़ रहती है। इसी भीड़ का फायदा उठाकर इस गिरोह ने नागरिकों के मोबाइल फोन चोरी करना शुरू कर दिया है। डाकघर चौक से जिला अस्पताल की ओर जाने वाली सड़क पर सब्जी के काफी दुकानें लगी हुई है, जिसमें भारी भीड़ रहती है। मोबाइल चोरी होने के बाद ये चोर छोटी छोटी गलियों से होकर भाग जाते हैं। सब्जी खरीदने में लगे लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनका मोबाइल फोन समय से चोरी हो गया है। जब तक उन्हें पता चलता तब तक चोर निकल चुके होते हैं। ऐसे में इन चोरों को पकड़ना पुलिस के लिए चुनौती साबित हो रहा है। नईगढ़ी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रीवा नवनीत भसीन के मार्गदर्शन में एसडीओपी मऊगंज नवीन दुबे के निर्देशन में थाना प्रभारी नईगढ़ी मिथिलेश यादव के नेतृत्व में हमरा स्टाफ के साथ विगत दिनों लावारिस हालत में दस्तयाब हुई युवती के शव के संबंध में घटना का खुलासा करते हुए 20 वर्षीय युवती की हत्या कर उसके शव को सुनसान जगह पर फेंकने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 22 मई 2022 को गुमशुदा युवती के शव की सूचना प्राप्त होने पर मौके पे जांच के दौरान पाया गया कि उक्त शव नईगढ़ी थाना क्षेत्र की गुमशुदा युवती का है, जिसके संबंध में एक दिवस पूर्व से थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की थी। मौके पर युवती के परिजनों को सूचना कर मर्ग कायम कर शव का पीएम सीएचसी नईगढ़ी से करवाया गया। मृतिका की मृत्यु गला घोटकर हत्या करने से पाए जाने पर इसमें आरोपी के विरुद्ध धारा 302, 201 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना दौरान मृतिका युवती के शव के पास से मिले प्रेम पत्र एवं उसके मोबाइल नंबर की CDR के आधार पर संदेही युवक अमित सिंह नरेंद्र बहादुर सिंह उम्र 24 वर्ष निवासी फुलकरण सिंह जो घटना दिनांक से फरार चल रहा था, उसे गंगेव से पकड़कर उससे पूछताछ की गई, जिससे हत्या करने की बात स्वीकार करते हुए बताया कि मृतिका और इसका प्रेम प्रसंग काफी अरसे से चल रहा था। युवती इस पर शादी करने का दबाव बना रही थी, जो युवती को रास्ते से हटाने की नियति से युवती को बहला फुसला कर बुलाया और उसकी हत्या कर शव को सुनसान जगह पर फेंक दिया। यह बात आरोपी द्वारा स्वीकार किए जाने के उपरांत गिरफ्तार किया गया। दिनांक 20 तारीख को प्रमिला जायसवाल ने थाना नईगढ़ी पे जाके सूचना दी कि उनकी बच्ची काजल जायसवाल उम्र लगभग 19 वर्ष निवासी खटकरी, पिता अनोखे लाल जायसवाल अपने घर से कुछ देर पहले चली गई है कहीं। इसके सूचना मिलने के बाद में थाना नईगढ़ी के द्वारा गुम निशान कायम किया गया और अग्रिम विवेचना की गई। दिनांक 21 तारीख को लगभग शाम के समय यह पता चला कि एक युवती का शव वहीं पास ही छुरिया गांव के तालाब के पास में पड़ा हुआ है। मौके पर जाकर तस्दीक की गई और पता चला कि वहां पे वह बच्ची काजल जायसवाल का ही शव है। इसके बाद दिनांक 22 तारीख को सुबह FSL टीम रीवा से आई और उनके द्वारा पहले उनकी जांच पड़ताल की गई, पंचनामा कार्रवाई की गई और इसके बाद में डॉक्टर टीम के द्वारा उनका PM कार्रवाई कराते हुए FIR पंजीबद्ध की गई और अग्रिम जांच लगातार की जा रही थी। जब बच्ची अपने घर से गई थी तो अपने साथ में एक बैग जिसमें काफ़ी सारे कपड़े, एक पॉलीथीन में अपना पासपोर्ट, आधार कार्ड और कई सारा सामान रख लिया था। इस काजल जायसवाल के जहाँ पे बॉडी मिली थी वहाँ से पॉलीथीन में सारे डॉक्यूमेंट मिले, लेकिन उसका बैग वहाँ पे नहीं मिला था। वह बैग दूसरे दिन सुबह घर के पीछे लगभग 500 मीटर दूर मिला। विवेचना के दौरान सबसे पहले जो लव लेटर मिला था उस पर कार्रवाई की गई। उसमें जो संदिग्ध जिसके अप्रत्यक्ष नाम नहीं लिखा हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से 2 लड़कियों का नाम उल्लेखित था, उस आधार पर उस आरोपी को उठाया गया, उससे पूछताछ की गई। लेकिन उसने यह स्वीकारा कि लड़की से यद्यपि बात होती थी किंतु अन्य कोई संबंध नहीं थे और घटनाक्रम में उसका कोई हाथ नहीं है। इसके बाद में लगातार साइबर टीम की मदद ली गई और अपने मुखबिरों के द्वारा कई सारी जाँच पड़ताल की गई। घर वालों के भी कथन बयान किए गए और फाइनली अमित सिंह जो संदेही था उस पर आके हमारी जांच रुकी और अमित सिंह को जब अभी रक्षा में लिया गया, उससे पूछताछ की गई। उसके द्वारा यह बताया गया कि उसने ही काजल जायसवाल की हत्या की है।